ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत और बात करते हैं अमेरिका की, जिसने उत्तर पश्चिम नाइजीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ एक शक्तिशाली और घातक सैन्य हमला किया। इसकी जानकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पोस्ट में कहा कि यह कार्रवाई उनके निर्देश पर की गई। ट्रंप के मुताबिक हमला उन आतंकियों के खिलाफ किया गया जो कथित तौर पर ईसाइयों की निर्मम हत्या कर रहे थे। तो आईएसआईएस को ट्रंप का एक क्रिसमस गिफ्ट दिया गया, जिसकी बात हम शुरुआत में कर रहे थे। नाइजीरिया में यूएस की एयर स्ट्राइक है, जिसकी वजह से आईएसआईएस के ठिकानों पर बरसाए गए गोले, और इस पर नाइजीरिया ने कहा शुक्रिया। तो आखिरकार नाइजीरिया पर ये जो घातक हमला अमेरिका ने एयर स्ट्राइक द्वारा किया, आइए उसे समझाते हैं आपको। तो अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है जहां आईएसआईएस के ठिकानों पर बम गिराए गए। आतंक के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है ट्रंप द्वारा। सोकोटो में ये परफेक्ट स्ट्राइक की गई। अब वजह यह थी कि आईएसआईएस ईसाइयों को निशाना बना रहे थे और बेरहमी और निर्ममता से उनकी हत्या की जा रही थी। और अगर हम अफ्रीका की बात करें तो उसकी राजधानी, जिसमें हम नाइजीरिया की बात कर रहे हैं, राजधानी अबुजा, जो तेल के कुओं के लिए जानी जाती है, ऐसे में इस प्रचुर मात्रा में जो उसका नेचुरल संसाधन है, उसकी आर्थिक संरचना को भी नुकसान पहुंचा रहा था आईएसआईएस। आखिरकार ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस तरह से ये बात जो कही है वो आपके साथ साझा करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कट्टरपंथी इस्लामिक आतंक को पनपने नहीं दिया जाएगा। ट्रंप ने अपने पोस्ट में यह भी कहा, मैंने पहले ही इन आतंकियों को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने ईसाइयों का कत्लेआम नहीं रोका तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज रात वही हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने कई परफेक्ट स्ट्राइक्स की, जैसा कि सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। ये उन्होंने जो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ है उस पर कहा। अब आगे की जो कड़ी कार्रवाई की चेतावनी है, जो अमेरिका के रक्षा सचिव हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताएं। उन्होंने कहा कि मैं नाइजीरियाई सरकार के समर्थन और सहयोग के लिए आभारी हूं। उन्होंने चेतावनी दी कि और भी कुछ होने वाला है। उन्होंने ये कहा कि AFRICOM ने ये सुकोटो राज्य में जो हमला हुआ है, जो नाइजीरिया के सुकोटो राज्य का हिस्सा था, आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए उन्होंने चेतावनी जारी की है। अब अगर हम नाइजीरिया को समझें, अफ्रीकी देश है नाइजीरिया। मैंने आपको बताया कि तेल के कुओं की वजह से उसका जो प्रचुर मात्रा में संसाधन है, इसकी वजह से उसकी आर्थिक संरचना मजबूत है। लेकिन एक दंश जिससे लगातार नाइजीरिया जूझ रहा है, जिससे नाइजीरिया को कहीं ना कहीं जूझना पड़ता है हर साल, और वो है आईएसआईएस, यानी कि आतंकी। और आईएसआईएस की जो ISWAP शाखा है, जो अफ्रीकी इस देश को आतंक से परेशान कर रही है। उत्तरी क्षेत्रों में अगर देखें तो बोको हरम का कोहराम है। ईसाई समुदायों को लगातार टारगेट किया जा रहा है और ईसाई आबादी के वजूद पर खतरा है। 22 से 23 करोड़ की आबादी वाला देश है जब हम नाइजीरिया की बात करते हैं, जिसमें ईसाई और जो ईसाइयों की संख्या है वो बहुल मात्रा में है। ट्रंप प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया, नाइजीरिया के आग्रह पर यह बड़ा एक्शन लिया है। ईसाइयों की धार्मिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी गई और नाइजीरिया सरकार ने जो ये सहयोग दिया गया अमेरिका द्वारा, उसका स्वागत किया और नाइजीरिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित किया। ये ऐसा किया जाता है, इस शब्द का हम आपको और बताएं। पर्टिकुलर कंसर्न कंट्री यानी कि अगर किसी देश की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जाएगा, और इस पर जो अमेरिका है वो देशों को CPC की कैटेगरी में डालता है, जिसमें चीन के साथ साथ म्यांमार भी शामिल है, जिसमें अब नाइजीरिया को भी डाल दिया गया ताकि उसकी आर्थिक संरचना, उसके राजनीतिक स्थिरता को नुकसान ना पहुंचे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अक्षय डोंगरे इस वक्त मौजूद है। अक्षय, क्रिसमस का अच्छा गिफ्ट दिया गया है राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा आईएसआईएस के आतंकवाद के विनाश के लिए। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा अचल। जिस तरह से एक्शन लिया गया है, जाहिर तौर पर हमने देखा है कि आईसिस जब वेस्ट एशिया में काफी ज्यादा एक डोमिनेटेड आतंकी ग्रुप था, उसके खिलाफ भी काफी ज्यादा एक्शन इसी तरह के लिए गए थे। कुछ समय पहले ही सीरिया में भी आईसिस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है और अब हम देख रहे हैं कि ये इसी तरह का एक्शन आईसिस के खिलाफ नाइजीरिया में लिया गया है। पहले भी चेतावनी लगातार डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे कि अगर ईसाइयों के एक तरह से फ्रीडम के ऊपर किसी तरह से खतरा अगर बोको हराम या फिर इस्लामिक स्टेट बनकर आते हैं तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए।
जाएगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पहले कहीं न कहीं चेतावनी नाइजीरिया की सरकार को भी इनडायरेक्ट फॉर्म में दी जा रही थी कि वो भी ये सुनिश्चित करे कि ईसाइयों के जो अपने राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनका किस तरह से उल्लंघन ना हो और किसी तरह से उनके ऊपर कोई खतरा ना बने। तो पीट हेग्सेथ जो है, जो वहाँ के एक तरह से वॉर सेक्रेटरी है, उन्होंने ये कहा कि नाइजीरियन सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके उन्होंने ये हमला किया। हालाँकि इसमें अगर और ज़्यादा एक तरह गहन बात की जाए तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी परतें हैं इसमें। एक तरफ से कहीं न कहीं जो अपोज़िशन है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की, उनका ये कहना है कि जिस तरह से आप सवालों के घेरे में खुद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एप्स्टीन इश्यू को लेकर पूरी तरह से है, तो वो कहीं न कहीं इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भी ये सब कर रहे हैं। और अब एक तरह से अब अगर बात की जाए आतंकवाद के खिलाफ एक्शन की, तो अमेरिका वो लेता रहा है, लेकिन अब ये ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के राइट्स जी। बचाने के लिए अमेरिका इस तरह से एक्शन ले। तो अब एक तरह से स्वागत योग्य कदम तो है ही, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि नाइजीरिया एक ऐसा देश है जो एक तरह से मिडिल ईस्ट कंट्रीज की तरह फेल्ड कंट्री नहीं है, जहाँ की सरकार फंक्शनिंग है, इकोनॉमी काफी ज्यादा ग्रो कर रही है, जहाँ की सेना काफी मजबूत है। तो ऐसे में वहाँ की सेना को हमला ना एक तरह से कोऑर्डिनेट ना करते जी। हुए अमेरिका ने खुद से जिस तरह ये कार्रवाई की है, उसके ऊपर एक सवाल इस वक्त उठ रहा है। लेकिन अक्षय, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जिस तरह से नाइजीरिया को घोषित किया गया, उससे कितना फायदा मिलता हुआ नजर आता है जब हम आतंकवाद के विनाश की बात करते हैं और किसी भी देश की धार्मिक स्वतंत्रता का जब उल्लंघन किया जाता है और उसे अमेरिका सीपीसी की श्रेणी में डाल देता है? देखिए, कहीं न कहीं पॉलिटिकल टूल की तरह इसको इस्तेमाल अमेरिका ने कई बार किया है। आजकल अगर हम देखें तो जो कंट्रीज़ के खिलाफ वो कहीं न कहीं दबाव बनाना चाहते हैं, उनको वो सीपीसी की कैटेगरी में डाल देते हैं। ऐसे कई सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एक तरह से माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कई सारे एक्शन वहाँ की सरकार ले रही होती है। उनके एक तरह से जो उनके अधिकार है, उनको दबा रही होती है। लेकिन क्योंकि अमेरिका के साथ उनके अगर संबंध ठीक हो, तो उनको सीपीसी कैटेगरी में कई बार नहीं डाला जाता है या फिर इग्नोर कर दिया जाता है। और अगर पॉलिटिकल प्रेशर बनाना हो, तो अमेरिका की तरफ से कई बार ये एक तरह से इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ की कंट्रीज ने विरोध भी कई बार किया है कि अगर आपको एक्शन लेना है, तो आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी जो अलायंस है, उनके उनसे हटकर आपको ऐसा ये अगर आपको टैग देना है तो आप दे सकते हैं। लेकिन आप केवल उन्हीं कंट्रीज को देते हैं जिनके ऊपर आपको पॉलिटिकल प्रेशर बनाना हो। तो सीपीसी की बात तो है ही, आतंकवाद से ज्यादा ये सरकार के ऊपर इससे दबाव बनता है। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल अलायंसेस में उनके ऊपर, उनकी छवि के ऊपर एक दाग लगता है। ट्रेड में कमी आती है, इन्वेस्टमेंट में कमी आती है। तो वो इससे ये कई बार होता है कि सरकार दबाव में आती है और एक्शन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ लेती है, लेकिन कितना पारदर्शी तरीके से इनका इस्तेमाल किया गया है, ये एक बड़ा सवाल हमेशा से बना रहा है। लेकिन अक्षय, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि ये ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है और ऐसे में आतंक के खिलाफ लगातार वो इस तरह के बड़े फैसले लेते आ रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्या अमेरिका की जो प्रशासन की प्रणाली है, क्या सभी इसके फेवर में जिस तरह के फैसले वो लेते हैं? जी बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल एक अच्छा सवाल पूछा है। चाहे वो उनकी H-1B वीज़ा को लेकर पॉलिसी हो, उनकी अलग-अलग पॉलिसीज़ हो, ट्रेड को, टैरिफ को लेकर, तो कई बार उन्होंने आप देखेंगे कि दुनिया के सबसे बड़ा जो आतंकी एक तरह से देश है, जो आतंकवाद का बढ़ावा देता है, वो पाकिस्तान है। उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर केवल 19% का टैरिफ अमेरिका ने इस वक्त लगा रखा है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल कई अन्य तरीकों से करना चाहता है। कहीं न कहीं अपनी एक प्रॉक्सी बनाए रखना चाहता है, चाइना से ज्यादा क्लोज ना हो, इसलिए टैरिफ उन पर कम लगाते हैं। अगर उनको एक्शन लेना है, तो सबसे बड़ा एक्शन पाकिस्तान के ऊपर लेना चाहिए, अगर आतंकवाद की ही बात है तो। लेकिन ऐसे में कई बार एक तरह से फेवरेबल एक रवैया उनका रहता है जिन कंट्रीज से उनको फायदा हो, और जिन देशों के ऊपर उन्हें थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर बनाना हो, उनके खिलाफ वो ताबड़तोड़ फैसले लेते रहते हैं। तो इस बात को लेकर, इनकी पारदर्शिता को लेकर कई सवाल हमेशा से उठते रहे और इस कार्यकाल में और ज्यादा उठ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।